हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जिसे आप लोग हमारे चैनल पे जाके बैंकिंग अवेयरनेस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगस्त मंथ का जो पार्ट 3 वीडियो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ये मैं थोड़ा आप लोग के लिए जल्दी लेके आई हूँ, क्योंकि अभी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम है और काफी स्टूडेंट्स की डिमांड है, इसलिए ये वीडियो मैं टाइम से पहले लेके आ गई हूँ। और जो बाकी रिमेनिंग डेज हैं अगस्त मंथ के, उसको हम सितंबर मंथ के फर्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ फाइल, यानी कि अगस्त मंथ का हमारा कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा जुलाई मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है, तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स वीडियो, यानी कि जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके वीडियो नहीं देखा है, तो ये वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स, जितने भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके वीडियो। क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का काफी ज्यादा वेटेज होता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। और अगर आपने हमारा लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो, यानी कि जनवरी से जून तक का लास्ट 6 मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो नहीं देखा है, तो ये भी आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो रहेगा। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो जनवरी से जून तक का। और तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, What is the estimated monetization potential of National Monetization Pipeline (NMP)? NMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। हिंदी में बोलेंगे इसको नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये अभी काफी न्यूज में रहा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 लाख करोड़ रुपए। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी, 6 लाख करोड़ रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। कि जानते हैं कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन होता क्या है और इसमें क्या काम हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंतर्गत जितनी भी गवर्नमेंट एसेट्स हैं, गवर्नमेंट एसेट्स क्या हो सकते हैं? ये हाईवे हो सकते हैं, ब्रिज हो सकते हैं, रेलवे, सब गवर्नमेंट एसेट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत सारे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एसेट्स हैं उनको किसी भी प्राइवेट पार्टी को लीज पे देके जो पैसे कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, उस पैसे को कंट्री के डेवलपमेंट के काम में लगाना है। ये गवर्नमेंट का मेन टारगेट है। किसके थ्रू? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू। और गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये है कि जो 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है। किसके थ्रू? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जिसमें गवर्नमेंट एसेट्स हैं वो भी किसी भी प्राइवेट पार्टी को लीज पे देके जो पैसे कलेक्ट होंगे, वो पैसे 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाना है गवर्नमेंट का टारगेट। और इस पैसे को कंट्री के डेवलपमेंट के कामों में लगाना है, जो मैंने आपको इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या मीनिंग होता है इसका। अब चलते हैं कंटेंट पे। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमण हैज लॉन्च्ड द एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, यानी कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन यानी कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की है। किसने की है? केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने। और ये क्या होता है? एसेट मोनेटाइजेशन मीन्स अ लिमिटेड पीरियड लाइसेंस लीज ऑफ एन एसेट owned by the government or public authority to a private sector entity for upfront of periodic consideration, यानी कि जो एसेट मोनेटाइजेशन का ये मीनिंग है कि जो सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक निजी क्षेत्र की इकाई को अग्रिम या आवधिक विचार के लिए सीमित अवधि का लाइसेंस, जो मैंने आपको इजी लैंग्वेज में समझाया था
कि एसेट मोनेटाइजेशन का ये मीनिंग है कि जो भी गवर्नमेंट एसेट है वो किसी भी प्राइवेट पार्टी को एक लिमिटेड टाइम के लिए लीज पे देना और उससे जो पैसे इकट्ठा होंगे, जो पैसे कलेक्ट होंगे गवर्नमेंट के टारगेट के अकॉर्डिंग, उसको कंट्री के डेवलपमेंट में लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएमपी लिस्ट आउट एसेट्स एंड एसेट्स क्लासेस अंडर वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्रीज which will be monetized over a period of time, which means assets will be monetized। यानी कि जो एनएमपी है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, ये विभिन्न बुनियादी ढांचे मंत्रालयों के तहत संपत्ति और संपत्ति वर्गों को सूचीबद्ध करता है जिनका मुद्रीकरण यानी कि मोनेटाइजेशन समय के साथ किया जाएगा और ये संपत्ति का मोनेटाइजेशन होगा, यानी कि जो संपत्ति है उसका मोनेटाइजेशन होगा, एसेट्स का मोनेटाइजेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पाइपलाइन हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग इन कंसल्टेशन विद इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मिनिस्ट्रीज बेस्ड ऑन द मैंडेट फॉर एसेट मोनेटाइजेशन अंडर यूनियन बजट 21-22। तो यानी कि केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जनादेश के आधार पर बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग द्वारा पाइपलाइन विकसित की गई है। क्या मीनिंग है यहाँ पे कि जो केंद्रीय बजट था 2021-22 उसके तहत एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जनादेश के आधार पर जो बुनियादी ढांचा है वो मंत्रालयों के परामर्श से नीति आयोग के द्वारा ये पाइपलाइन जो है कौन सी, एनएमपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये डेवलप की गई है। और एनएमपी एस्टिमेट्स एग्रीगेट मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ₹6 लाख करोड़ थ्रू core assets of the central government over a 4-year period from financial year 2022 to financial year 2025, यानी कि 4 साल के लिए 2022 से 2025 तक। तो एनएमपी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि कितना जो है मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान है, वो है 6 लाख करोड़ रुपए। तो ठीक है। और जो टॉप 5 सेक्टर्स कैप्चर अबाउट 83% ऑफ द एग्रीगेट पाइपलाइंस वैल्यू। तो जो 5 शीर्ष क्षेत्र, जो शीर्ष 5 क्षेत्र कुल पाइपलाइन मूल्य का लगभग 83% हिस्सा लेते हैं। वो 5 सेक्टर कौन कौन से हैं? सड़कें जो है, रोड्स हैं, वो है 27%, फॉलोड बाय रेलवेज 25%, पावर 15%, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस 8% एंड टेलीकॉम 6%। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने कितने साल तक के लिए, जो मैंने आपको इस टॉपिक में इस वाले पॉइंट पे बोला है कि गवर्नमेंट ओवर ए 4-year पीरियड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 to 25, यानी कि सरकार ने 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि टाइम भी पूछा जा सकता है, इसलिए कंटेंट जरूर पढ़ना है कि कितने टाइम के लिए, 4 साल की अवधि में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स FI इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2021 इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI। तो मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आरबीआई द्वारा पेश किया गया वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी कि FI इंडेक्स क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए आरबीआई ने जो पेश किया है वित्तीय समावेशन, जिसको बोलेंगे वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी FI इंडेक्स क्या है। तो क्या है FI इंडेक्स? सही आंसर क्या हो जाएगा? 53.9। क्या है सही आंसर? 53.9। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो RBI has introduced FI index which is measure of the extent of financial inclusion in India। शॉर्ट में FI इंडेक्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। FI इंडेक्स मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो आरबीआई ने FI इंडेक्स पेश किया है जो भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। और FI इंडेक्स इनकॉर्पोरेट्स द इंक्लूजन डिटेल्स ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर इन इंडिया। This was among the announcements made in the first bi-monthly monetary policy in April this year।
तो एफआई इंडेक्स में भारत में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र के समावेशन विवरण शामिल है। यह इस साल अप्रैल में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में की गई घोषणाओं में से एक था। तो कौन कौन से सेक्टर है इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन सेक्टर है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको, कौन कौन से सेक्टर है ये? बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर है। और इस साल की ये अप्रैल मंथ की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में ये घोषणाओं में से एक था। नेक्स्ट है एफआई इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ एफआई इंडेक्स विल रेंज बिटवीन 0 to 100 where 0 denotes complete financial exclusion while 100 denotes the full financial inclusion। तो एफआई इंडेक्स का मूल्य 0 से 100 के बीच होगा, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। तो जो 0 है वो क्या डिनोट करता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, और 100 डिनोट्स फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन। किसमें? एफआई इंडेक्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर पढ़ना है वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीटर्स ऑफ एफआई इंडेक्स। द एफआई इंडेक्स comprises of 3 parameters, namely access, uses and quality, with each of these consisting of various dimensions which are computed based on a number of indicators. In total there are 97 indicators। तो एफआई इंडेक्स के पैरामीटर, एफआई इंडेक्स में 3 पैरामीटर शामिल हैं, अर्थात एक्सेस जो 35%, उपयोग जो 45% और गुणवत्ता 20%। इनमें से प्रत्येक में विभिन्न आयाम शामिल हैं जिनकी गणना इंडिकेटर्स की संख्या के आधार पर की जाती है, और कुल 97 इंडिकेटर्स यानी कि संकेतक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एनुअल एफआई इंडेक्स फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2021 इज 53.9। जो मैंने आपको क्वेश्चन में पूछा था कि कितना है, 53.9, while for the period ending March 2017 it is 43.4। RBI will release the FI index in the month of July every year। There is no base year for this index। तो मार्च 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक एफआई इंडेक्स 53.9 है, जबकि मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए यह 43.4 है। आरबीआई हर साल जुलाई के महीने में एफआई इंडेक्स जारी करेगा। इस सूचकांक का कोई आधार वर्ष नहीं है, यानी कि देयर इज नो बेस ईयर फॉर दिस इंडेक्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं। जो एफआई का जो रेंज है कितना है, 0 to 100 है। एफआई इंडेक्स विल रेंज बिटवीन 0 to 100 और 0 डिनोट्स कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन while 100 डिनोट्स फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि 0 वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है जबकि 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग्स has projected India's GDP growth rate at what % for the financial year 2022। तो इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितना लगाया है, 9.4%। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपका एग्जाम है तो एग्जाम से पहले आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि टाइम पे रेटिंग एजेंसी है वो चेंज करते रहते हैं। इसलिए जो करंट वीडियो है एग्जाम से पहले उसको जरूर देख के जाएं, क्योंकि क्वेश्चन करंट से ही आता है जो टाइम पे चेंज होते रहते हैं रेटिंग्स बाय द रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, तो अभी जो है इंडिया रेटिंग एजेंसी ने कितना बोला है, फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.4% रहने का अनुमान लगाया है इंडिया रेटिंग्स ने। India Ratings Indra has projected the GDP growth rate for the India for financial year 2022 at 9.4%. Earlier, Indra has projected the rate at between 9.1 to 9.6%. It would be 15.3% in the first quarter, 8.3% in the second quarter, and 7.8% each of the remaining 2 quarters of the
यानी कि इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर 9.4% रहने का अनुमान लगाया है। और इससे पहले ही इंदिरा ने 9.1 से 9.6 के बीच का दर का अनुमान लगाया था, और पहली तिमाही में यह 15.3% और दूसरी तिमाही में 8.3% और वर्ष की शेष 2 तिमाहियों में ये प्रत्येक में 7.8% होगी अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स या इंडिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which financial body has signed a $500 million loans with the Indian government to expand the metro rail network in Bangalore? यानी कि किस वित्तीय निकाय ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के साथ $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसने किए हैं, जो आपको ऑप्शन में दिया है वो किए हैं एडीबी ने। एडीबी इज द राइट आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB and the Government of India have signed a $500 million loan to expand the metro rail network in Bangalore with the construction of 2 new metro lines totaling 56 किलोमीटर in length। यानी कि ADB और भारत सरकार ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार पर 56 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइनों के निर्माण के साथ $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पे बताया गया है किस पे, बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किया है एडीबी ने और भारत सरकार ने $500 मिलियन के लोन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट पॉइंट है, The project will construct 2 new metro lines mostly elevated along Outring Road on and National Highway 44 between Central Silk Board and Kempegowda International Airport with 30 stations। तो ये परियोजना 30 स्टेशनों के साथ सेंट्रल सिल्क बोर्ड और केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच बाहरी रिंग और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के साथ 2 नई मेट्रो लाइनों का भी निर्माण करेगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम एडीबी की। तो एडीबी की प्रेसिडेंट कौन है, मास्तुको अस्कावा, और हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में। किसका, एडीबी का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDFC Bank has recently tied with which company to build comprehensive solutions across payment gateway, point of sale, machines and credit products। तो HDFC Bank ने हाल ही में भुगतान गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट उत्पादों में व्यापक समाधान बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किस बैंक ने किया है, ये किया है HDFC बैंक ने। तो HDFC बैंक ने पेमेंट गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट प्रोडक्ट्स में व्यापक समाधान बनाने के लिए पेटीएम के साथ, किसके साथ किया है, पेटीएम के साथ करार किया है HDFC बैंक ने। HDFC Bank and Paytm have partnered to build comprehensive solutions across payment gateway, point of sale, machines and credit products. This includes Paytm Postpaid, which is a buy now pay later यानी कि BNPL, buy now pay later solution, easy EMI and flexi pay। तो HDFC बैंक ने और पेटीएम ने पेमेंट गेटवे, पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट प्रोडक्ट्स में व्यापक समाधान बनाने के लिए साझेदारी की है। इसमें पेटीएम पोस्टपेड शामिल है जो बाय नाउ पे लेटर समाधान और इजी ईएमआई और फ्लेक्सी पे है। कौन कौन से हैं, बाय नाउ पे लेटर और इजी ईएमआई और फ्लेक्सी पे। नेक्स्ट है, द पार्टनरशिप विल ऑल्सो डिलीवर इनहेंस स्मार्टअप सॉल्यूशंस टू द मार्केट। एचडीएफसी बैंक स्मार्टअप सॉल्यूशन इज एन integrated platform offering merchants a one-stop solution shop for all their business needs payment। यानी कि इस साझेदारी में बाजार में स्मार्ट हब समाधान भी प्रदान करेगी, स्मार्ट हब उन्नत स्मार्ट हब समाधान प्रदान करेगी। और एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब समाधान एक एकीकृत मंच है जो व्यापारियों को उनकी सभी व्यवसायिक जरूरतों के भुगतान के लिए वन स्टॉप समाधान की दुकान प्रदान करता है। तो पहले की बात करते हैं, जो फर्स्ट है, एचडीएफसी बैंक विल ड्राइव मर्चेंट पार्टनरशिप अक्रॉस इंडिया to whom Paytm will offer its existing range of Android POS devices. Here, HDFC Bank will be the payment partner while Paytm will be the distribution and software partner.
तो HDFC बैंक जो है वो पूरे भारत में मर्चेंट पार्टनरशिप चलाएगा। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। ये फर्स्ट पॉइंट की बात हो रही है। पहला जो है जिसके लिए पेटीएम अपने जो मौजूदा एंड्रॉइड पीओएस हैं, पीओएस जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस का फुल फॉर्म है एंड्रॉइड पीओएस डिवाइसेस की रेंज पेश करेगा पेटीएम। यहाँ HDFC बैंक पेमेंट पार्टनर होगा, जबकि पेटीएम डिस्ट्रीब्यूशन और सॉफ्टवेयर पार्टनर होगा। तो ये फर्स्ट की बात हो रही है। सेकंड देख लेते हैं। HDFC बैंक and Paytm will jointly launch a co-branded POS product in the retail segment, which Paytm will have the option to offer it to its own customer base. यानी कि HDFC बैंक और पेटीएम संयुक्त रूप से खुदरा खंड में एक सह ब्रांडेड पीओएस प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिसे पेटीएम के पास अपने जो स्वयं के ग्राहक के आधार को पेश करने का भी एक ऑब्जेक्ट, एक विकल्प होगा। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट प्रोवाइड कराया है, ये आप जरूर पढ़िए वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। अब जान लेते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और पेटीएम की बात करें, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश। फाउंडर है विजय शेखर शर्मा और फाउंडेड इन 2009 पेटीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज लॉन्च्ड उभरते सितारे फंड फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप्स। उभरते सितारे फंड्स हैज बीन सेट अप बाय डैश। तो क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए उभरती सितारे फंड लॉन्च किया है। उभरते सितारे फंड डैश यानी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी बोथ इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस उभरते सितारे फंड यूएसएफ फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप इन ए प्रोग्राम एट लखनऊ। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड यानी कि यूएसएफ लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान ये उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप के लिए, यानी कि जो ये है यूएसएफ फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स एंड स्टार्टअप इन प्रोग्राम एट लखनऊ। क्या नाम है इसका? उभरते सितारे फंड। नेक्स्ट पॉइंट है द फंड aims at arranging fund for the promotion of micro, small and medium companies. The fund has been set up by Exim Bank and Sbi. This scheme will be successful in Uttar Pradesh as the state has the highest number of MSMEs. तो ये जो फंड का उद्देश्य है वो लघु और मध्यम कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए धन की व्यवस्था करना है। और इस फंड की स्थापना एक्सिम और सिडबी ने की है। एक्सिम बैंक ने और सिडबी ने की है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया था, सिडबी एंड एक्सिम बैंक। एंड यह योजना उत्तर प्रदेश में सफल होगी क्योंकि राज्य में एमएसएमईज की संख्या सबसे अधिक है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से आपको कंटेंट से काफी नॉलेज मिल जाती है, तो आप कंटेंट को जरूर पढ़ें वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। और सबसे अच्छी बात है कंटेंट दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। जिसको जो सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया एक्सिम बैंक उभरते सितारे प्रोग्राम आइडेंटिफाइज इंडियन कंपनीज दैट हैव द पोटेंशियल टू बी फ्यूचर चैंपियंस इन द डोमेस्टिक एरेना व्हाइल कैटरिंग द ग्लोबल डिमांड्स। तो इंडिया एक्सिम बैंक का उभरते सितारे कार्यक्रम उन भारतीय कंपनियों की पहचान करता है जिनमें वैश्विक मांगों को पूरा करते हुए घरेलू क्षेत्र में भविष्य की चैंपियन बनने की क्षमता है। The fund is a mix of structure support, both financial and advisory services through investment in equity or equity-like instruments, debt funded and non-funded, and technical assistance, advisory services, grants and soft loans to the Indian companies. ये फंड भारतीय कंपनियों को इक्विटी जैसे उपकरण, ऋण और तकनीकी सहायता में निवेश के माध्यम से फाइनेंशियल, वित्तीय और सलाहकार सेवाओं दोनों को संचालित समर्थन का मिश्रण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the chairman of the reconstituted advisory board for banking and financial frauds? ABBFF। तो क्या फुल फॉर्म हो जाएगा इसका? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड, ABBFF, ठीक है, बाय CVC। तो CVC द्वारा पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा TM भसीन। TM भसीन इज द राइट आंसर। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC का फुल फॉर्म भी है यहाँ पे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज अनाउंस्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ TM भसीन एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। किसी भी चीज का फुल फॉर्म आप जरूर पढ़े, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फुल फॉर्म भी जरूर का क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है वो किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि CVC जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने TM भसीन को ABBFF यानी कि एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त करने की घोषणा की है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है TM भसीन। The panel has concluded the examined bank frauds of over rupees 50 crore and recommend action. The former Vigilance Commission CVC Mr. Bhasin will now continue to head the board for a further period of 2 years with effect from August 21 to 2021. 50 करोड़ रुपए से अधिक की बैंक धोखाधड़ी की जांच करने और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए पैनल का गठन किया गया था और पूर्व सतर्कता आयुक्त CVC श्री भसीन अब 21 अगस्त 2021 से अगले 2 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। कब से कब तक है? 21 अगस्त 2021 से नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए, ठीक है। बात करते हैं CVC की। तो CVC का फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फॉर्म्ड इन फरवरी 1964 और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली में। किसका? CVC का। CVC की फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड? ये शुरू किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक सही आंसर हो जाएगा। The World Bank has launched a new cybersecurity multi-donor trust fund to better roll out cybersecurity development agenda in a systematic manner. The new fund has been developed as an associated trust fund under the broader digital development partnership umbrella program. तो विश्व बैंक ने एक व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडे को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है। क्या नाम है इसका? साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, यानी कि साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक ने। और किस लिए लॉन्च किया है? तो व्यवस्थित तरीके से साइबर सुरक्षा विकास एजेंडे को चलाने के लिए लॉन्च किया है साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड, वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। और नए फंड को व्यापक डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप यानी कि DDD और अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत एक सम्मान ट्रस्ट फंड के रूप में विकसित किया गया है। इस फंड को डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप और अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड बैंक हैज पार्टनर्ड विद 4 कंट्रीज नेमली, कौन कौन से हैं? एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड टू लॉन्च द फंड। तो विश्व बैंक ने फंड लॉन्च करने के लिए 4 देश है, एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ भागीदारी की है। द मेन एम ऑफ दिस न्यू फंड इज टू एनहेंस cyber and digital security capability and capacity in World Bank member countries with the development of global knowledge, country assessment, technical assistance, capacity building and training along with necessary investment in infrastructure and technology.
तो इस नए फंड का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक ज्ञान के विकास में देश के आकलन और टेक्निकल जो है सहायता, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ साथ बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी में आवश्यक निवेश के साथ विश्व बैंक के सदस्य देशों में साइबर और डिजिटल सुरक्षा क्षमता और योग्यता को बढ़ाना है। बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। फॉर्मेशन है जुलाई 1944। प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। किसके है? वर्ल्ड बैंक के। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिलाल जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। तो शांतिलाल जैन को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस बैंक का किया है शांतिलाल जैन को? इंडियन बैंक का किया है। इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। शांतिलाल जैन has been appointed as the MD and CEO of Indian Bank for a period of 3 years. He will replace Padmaja Chundru as MD and CEO of Indian Bank. He is currently the Executive Director of the Bank of Baroda. तो शांतिलाल जैन को 3 साल की अवधि के लिए इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वो इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पद्मजा चंद्रू की जगह लेंगे और वो वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा में ईडी क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्यरत हैं। कौन है? शांतिलाल जैन। अभी कहाँ पे है? बैंक ऑफ बड़ौदा में ईडी है। अब उनको इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके। बात कर लेते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई और इंडियन बैंक की फाउंडेड इन 1907 यानी कि स्थापना कब हुई थी उसकी? 1907 में इसकी स्थापना की गई थी इंडियन बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव हैज बीन अनवील्ड इन इंडिया बाय विच ऑफ दीज कंपनीज इन कोलैबोरेशन विद इंडिफी यानी कि इंडिफी के सहयोग से इनमें से किस कंपनी द्वारा भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल का अनावरण किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंडिफी के सहयोग से भारत में किस कंपनी द्वारा भारत में लघु व्यवसाय यानी कि स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव जो है उसका अनावरण किया गया है। तो वो किया गया है फेसबुक। सही आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। तो Facebook India has launched a small business loan initiative in India in partnership with the online lending platform Indifi. India is the first country where Facebook is rolling out this program. तो Facebook India ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो है इंडिफी के साथ भारत में साझेदारी में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है और भारत पहला देश है जहां फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। तो याद रखिएगा फेसबुक इंडिया ने ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इंडिफी, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में भारत में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है और भारत जो है वो पहला देश है जहां पे फेसबुक इस कार्यक्रम को शुरू कर रहा है। तो स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव जो है वो किसने शुरू किया है? फेसबुक ने। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू हेल्प SMBs यानी कि स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस दैट एडवर्टाइज ऑन फेसबुक टू गेट क्विक एक्सेस टू क्रेडिट लोन्स थ्रू इंडिपेंडेंट लैंडिंग पार्टनर्स। तो इस पहल का उद्देश्य छोटे और मध्यम व्यवसायों की मदद करना है जो स्वतंत्र ऋण देने वाली भागीदारों के माध्यम से क्रेडिट ऋण तक त्वरित पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन करते हैं। दिस विल मेक बिजनेस लोन्स मोर इजीली एक्सेसिबल टू स्मॉल बिजनेसेस एंड रिड्यूस द क्रेडिट गैप विद इन India's MSME sector. It is open to business registered across 200 towns and cities of India. तो ये छोटे व्यवसायों के लिए व्यवसाय ऋण को अधिक आसानी से सुलभ बना देगा और भारत के एमएसएमई क्षेत्र के भीतर लोन को कम करेगा। यह भारत में 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत व्यवसायों के लिए खुला गया है। Indifi is the first lending partner that Facebook has tied up with. The program is built within the potential to bring more partners on board. तो Indifi पहला उधार देने वाला साझेदार है जिसके साथ Facebook ने करार किया है और कार्यक्रम को और अधिक भागीदारों को बोर्ड में लाने की क्षमता के साथ बनाया गया है।
बात कर लेते हैं फेसबुक की। फाउंडेड इन फरवरी 2004, सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। किसकी बात हो रही है? फेसबुक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक इन यूएई with which NPCI International Payments Limited (NIPL) has tied up to launch the UPI facility in UAE। तो यूएई में उस बैंक का नाम बताइए जिसके साथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूएई में यूपीआई सुविधा शुरू करने के लिए करार किया है। उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम है मशरिक बैंक। सही आंसर क्या हो जाएगा? मशरिक बैंक। तो NPCI International Payments Limited has partnered with Mashreq Bank to launch the payment system facility of Unified Payment Interface in the UAE. Mashreq Bank is the oldest privately owned bank in the United Arab Emirates। तो NPCL क्या है ये? NIPL जो है वो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड का जो है, इसका NIPL का फुल फॉर्म है। इसने यूएई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने के लिए, कहाँ पे? यूएई में। ठीक है, तो यूएई में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की भुगतान प्रणाली की सुविधा शुरू करने के लिए मशरिक बैंक के साथ भागीदारी की है। और मशरिक बैंक जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है मशरिक बैंक। इंपॉर्टेंट है मशरिक बैंक के रिगार्डिंग कि मशरिक बैंक जो है वो यूएई का सबसे पुराना निजी स्वामित्व वाला बैंक है, यानी कि मशरिक बैंक इज द ओल्डेस्ट प्राइवेटली ओन्ड बैंक इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस स्टेप विल बेनिफिट द इंडियन टूरिस्ट एंड हु ट्रेवल टू यूएई फॉर बिजनेस एंड लीजर पर्पस टू पे फॉर देयर purchase using UPI based mobile application across shops and merchant stores in the UAE। तो इस कदम से भारतीय पर्यटकों को लाभ होगा और यूएई में दुकानों और मर्चेंट स्टोर्स में यूपीआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके अपनी खरीदारी के लिए भुगतान करने के लिए व्यापार या अवकाश के उद्देश्य से यूएई की यात्रा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसके एमडी एंड सीईओ है दिलीप पसबे, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 2008। कौन सी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियो कलेक्शन इज अ डीआईवी डिजिटल रीपेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो नियो कलेक्शन किस बैंक द्वारा शुरू किया गया एक डीआईवाई डिजिटल पुनर्भुगतान मंच है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या सही इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। राइट आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। Kotak Mahindra Bank has launched a platform named Neo Collections, which is do-it-yourself digital repayment platform for a missed loans repayment. Kotak Mahindra Bank has launched a Neo Collections platform in tie-up with Creditas Solutions। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नियो कलेक्शंस नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो छूटे हुए ऋण चुकौती के लिए डू एट योरसेल्फ डिजिटल रिपेमेंट प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? डू इट योरसेल्फ डिजिटल रिपेमेंट प्लेटफॉर्म है। कौन सा? नियो कलेक्शन। जो किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने ये लॉन्च किया है। और किन लोगों के लिए ये लॉन्च किया है? मिस्ड लोन्स रिपेमेंट के लिए ये लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ गठजोड़ करते हुए नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके साथ? क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, powered by artificial intelligence and machine learning, the Neo Collections platform delivers a personalized and non-intrusive experience, thereby enabling customers to manage their dues seamlessly on their own through an intuitive repayment platform। तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म एक व्यक्तिगत और गैर घुसपैठ का अनुभव प्रदान करता है, जिससे कस्टमर्स सहज पुनर्भुगतान प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने बकाया का प्रबंधन अपने दम पर कर सकते हैं। The main objective of this DIY digital repayment platform is to make repayment for outstanding loans more convenient for customers। तो
इस DIB डिजिटल पुनर्भुगतान मंच का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों के लिए बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक एस्टैब्लिशमेंट 2003, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, MD CEO है उदय कोटक। किसके? कोटक महिंद्रा बैंक के। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय SBI लाइफ। तो SBI लाइफ ने हाल ही में निम्न में से कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हाल ही में स्टेट बैंक ने कौन सी की है? SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। कौन सी? SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। SBI Life Insurance announced the launch of a unique new age protection solution called SBI Life eShield Next, which levels up the protection coverage as the insured achieves life majors milestone. तो SBI Life Insurance ने SBI Life eShield Next नामक एक अद्वितीय नए युग सुरक्षा समाधान लॉन्च करने की घोषणा की है, जो बीमा धारक के जीवन के प्रमुख मील के पत्थर हासिल करने के साथ सुरक्षा कवरेज का लेवल अप करता है, यानी कि इसका स्तर ऊपर करता है। किसने लॉन्च किया है? SBI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। और कौन सी की है अभी हाल ही में? SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। कौन सी? SBI लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट लॉन्च की है SBI लाइफ इंश्योरेंस ने। दिस मीन्स दैट द policy is neither linked to the stock market nor shares any profit or dividends with the policy holders। तो इसका मतलब यह है कि जो पॉलिसी ना तो शेयर बाजार से जुड़ी हुई है, ना ही पॉलिसी धारकों के साथ कोई लाभ या लाभांश को साझा करती है। और ये व्यक्तिगत गैर लिंक गैर भाग लेने वाले जीवन बीमा शुद्ध जोखिम प्रीमियम प्रोडक्ट है, यानी कि इट इज एन इंडिविजुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्योर रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट एंड वर्क्स बाय लेवलिंग अप द रिक्वायर्ड इंश्योरेंस प्रोटेक्शन थ्रू एन increases sum linked to the significant level up milestone is one's life, like getting married, becoming a parent or buying a new house। यानी कि और किसी जीवन में महत्वपूर्ण स्तर अप मील के पत्थर से जुड़ी बीमा राशि में वृद्धि के माध्यम से आवश्यक बीमा सुरक्षा को समतल करके काम करता है, जैसे कि शादी करना, माता पिता बनना या नया घर खरीदना। बात कर लेते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसके CEO कौन है? महेश कुमार शर्मा। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन मार्च 2001। क्या है? SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है, ठीक है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें किसी के भी इंश्योरेंस वर्क के MD CEO और हेडक्वार्टर्स एंड फाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is prism that is placed by RBI to strengthen the compliance by supervised entities। तो क्या हो जाएगा? प्रिज्म क्या है? जिसे पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए RBI द्वारा रखा गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या है ये? एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है प्रिज्म। क्या है ये? वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम है। The RBI is putting in a place a platform for regulated entities for integrated supervision and monitoring PRISM, a web-based end-to-end workflow automation system to strengthen the compliance by supervised entities। तो प्रिज्म, यहाँ पे जो प्रिज्म की बात हो रही है वो क्या है? प्रिज्म का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। तो आरबीआई ने सुपरवाइज्ड एंटिटीज द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, प्रिज्म का फुल फॉर्म है। प्रिज्म के लिए वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो स्वचालन प्रणाली स्थापित कर रहा है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किस लिए? तो सुपरवाइज एंटिटीज द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए प्रिज्म के लिए एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्कफ्लो जो है वो स्थापित कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
This is aimed at helping supervise and it is to strengthen their internal defense and resilience and bringing focus on root cause analysis. तो इसका उद्देश्य पर्यवेक्षित संस्थाओं को उनकी आंतरिक सुरक्षा और लचीलेपन को मजबूत करने और मूल कारण विश्लेषण यानी कि रूट कॉज एनालिसिस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे आरबीआई की। तो रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 इन कोलकाता। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पॉइंट को जरूर पढ़े वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंट्रोड्यूस रेगुलेटरी गार्ड फॉर राउंड ट्रिपिंग। तो राउंड ट्रिपिंग के लिए रेगुलेटरी गार्ड किसके द्वारा पेश किया जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। द आरबीआई हैज कम अप विद अ ड्राफ्ट रूल विद मॉडिफिकेशन इन द existing regulation related to foreign investment to discourage round tripping. The central bank is looking to tweak the existing regulation and has come up with draft rules around round tripping. तो आरबीआई ने राउंड ट्रिपिंग को हतोत्साहित करने के लिए विदेशी निवेश से संबंधित मौजूदा विनियमन में संशोधन के साथ एक मसौदा नियम लेकर आया है और केंद्रीय बैंक मौजूदा नियम में बदलाव करना चाहता है और राउंड ट्रिपिंग के लिए ये मसौदा नियमों के साथ आया है। तो राउंड ट्रिपिंग के लिए रेगुलेटरी गार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेश किया गया है। Some of the largest Indian companies, startup and multinational with an Indian presence have put their outbound investment, fundraising and restructuring plans on hold as the RBI looks to introduce fresh regulations around round tripping. तो कुछ सबसे बड़ी भारतीय कंपनियां, स्टार्टअप्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में उपस्थिति के साथ अपने आउटबाउंड निवेश और फंडराइजिंग यानी कि धन उगाने और रेस्ट्रक्टिंग प्लान्स यानी कि पुनर्गठन योजनाओं को रोक दिया है क्योंकि आरबीआई राउंड ट्रिपिंग के आसपास नए नियमों को पेश करना चाहता है। कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। According to the draft rule, an investment made outside India is an entity. Intern investment in India will be treated as round tripping if the purpose is to escape tax. This is the same definition and rationale used by the tax department under GAR. GAR का full form क्या हो जाएगा, General Anti-Avoidance Rule, जिसका full form है General Anti-Avoidance Rule, which companies have been complaining is quite broad in its scope. Next question है, recently RBI has cancelled the license of which bank in Maharashtra. तो हाल ही में आरबीआई ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये किया है कर्नाला नगर सहकारी बैंक का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। द आरबीआई हैज कैंसिल्ड द लाइसेंस किसका, रायगढ़ बेस्ड कर्नाला नगर सहकारी बैंक लिमिटेड का महाराष्ट्र इन महाराष्ट्र। तो आरबीआई ने महाराष्ट्र में रायगढ़ स्थित कर्नाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। एज इन्फॉर्म्ड बाय द आरबीआई, द लाइसेंस ऑफ कर्नाला नगरी सहकारी बैंक वाज कैंसिल्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। इट्स कंटिन्यूअस वुड हैव एडवर्सली अफेक्टेड डिपॉजिटर्स। तो ये आरबीआई द्वारा सूचित किया गया है कि इनसफिशिएंट कैपिटल और कमाई की संभावनाओं के कारण कर्नाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके जारी रहने में इससे जमाकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ डैश ऑन कोऑपरेटिव रबो बैंक यूए। तो आरबीआई ने कोऑपरेटिव रबो बैंक यूए पर डैश यानी कि कितने का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। तो वो लगाया है 1 करोड़ रुपए का। कितने का लगाया है, 1 करोड़ रुपए का। आरबीआई imposed a monetary penalty of ₹1 crore on cooperative Rabobank UA. Its Mumbai branch is a part of the Netherlands-based Rabobank group. The penalty has been imposed for contravention of certain provisions of the Bank Regulation Act 1949 and directions related to transfer to reserve funds. तो आरबीआई ने सहकारी रबो बैंक यूए पर 1 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
इसकी मुंबई शाखा नीदरलैंड स्थित रबोबैंक समूह का एक हिस्सा है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों और आरक्षित नीतियों के हस्तांतरण से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। Next point है the RBI said it's conducted a statutory inspection and supervision evaluation of the bank with reference to the bank's financial position as on 31st of March last year। तो RBI ने कहा कि उसने पिछले साल 31 मार्च को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में एक वैधानिक निरीक्षण पर्यवेक्षी मूल्यांकन यानी कि इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन किया था। एग्जामिनेशन ऑफ द रिस्क असेसमेंट रिपोर्टिंग pertaining to the same revealed contravention of the provisions of the Banking Regulation Act and the direction issued by the central bank। तो उसी से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की जांच में बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन का पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट्स टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। तो किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है? किस बैंक ने की है पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा? तो वो की है HDFC बैंक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? HDFC बैंक। HDFC बैंक has announced the introduction of green and sustainable deposits to safeguard the environment from climate change. These fixed deposits will be directed towards financing green and sustainable housing credit solutions and services. तो HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा यानी कि ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है। किसने? HDFC बैंक ने। इन सावधि जमाओं को हरित और स्थायी आवास ऋण समाधान और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए निर्देशित किया जाएगा। तो HDFC बैंक ने शुरू की है ये ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट शुरू करने की घोषणा की है जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए। ठीक है। With a deposits period of 36 to 120 months, both residents and NRIs can invest in this instrument that will offer interest rates up to 6.55। तो 36 से 120 महीने की जमा अवधि के साथ निवासी और NRI दोनों इस साधन में निवेश कर सकते हैं जो 6.55% प्रति वर्ष तक की ब्याज दरों की पेशकश करेगा। Senior citizen will be eligible for an additional 0.25% and deposits up to 2 करोड़ रुपीस। तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो 0.25% प्रतिवर्ष के अतिरिक्त के लिए पात्र होंगे और 2 करोड़ तक की जमा राशि पर एडिशनल ROI 0.10% पर ईयर। तो प्रतिवर्ष जो है 0.10 का अतिरिक्त ROI होगा यदि हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखा गया है, नवीन किया जाता है और इन जमा राशियों पर प्रति ग्राहक प्रति कैलेंडर माह 50 लाख रुपए तक लागू होगा। बात करें HDFC बैंक की तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। MD CEO है शशिधर जगदीशन। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। किसका है? HDFC बैंक का। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमने आपके लिए अगस्त मंथ का पार्ट 3 वीडियो कवर किया है और अगस्त का हमारा कंप्लीट हो चुका है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। अगस्त मंथ का जो आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो की कंप्लीट PDF फाइल यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की कंप्लीट PDF फाइल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताएं जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके और अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।